जय हिंद दोस्तों अमेरिका और चाइना, एक उभरती हुई शक्ति, दूसरी गिरती हुई शक्ति। जो उभरती हुई शक्ति है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा ताकतवर और क्रूर है, इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन है कि वो आम आदमी को उसकी आज़ादी से सबसे पहले वंचित करती है, आज़ादी छीनती है। और दूसरी जो आज़ादी की गारंटी दे रही है वो शक्ति आज के दिन इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि हद से ज़्यादा। और हालात ये हैं कि कभी भी मामले हमारे सामने, मतलब एक चिंताजनक सिचुएशन आ चुकी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने क्या होगा, दुनिया के सामने क्या होगा, और क्या उभरती हुई शक्ति यानी चीन का मुकाबला गिरती हुई शक्ति यानी अमेरिका कर पाएगा तो कब तक कर पाएगा, कितना कर पाएगा, और बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो हमारी एक रामबाण सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, और इस सीरीज़ का नाम है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि हम आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स हमारे या जो भी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में मेंस के टेस्ट लेते हैं और उन टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन होगा, नोट मेकिंग होगी, फ्लो चार्ट्स बनाए जाएंगे, मॉडल आंसर लिखवाए जाएंगे। जो फ़ोन नंबर हैं इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी इंक्वायरी कीजिए। और दूसरा ये कि दोस्तों 20 अक्टूबर से अगर कोई भी स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है या अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वर्किंग है, उसके लिए हमने यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है। इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर हम आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स से हाईएस्ट लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे, और हमें आपका बहुत ज़्यादा पार्ट चाहिए नहीं, सिर्फ डेली का 1 आवर चाहिए। जूम पर क्लास होगी, यानी ऑनलाइन क्लास है। अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं तो वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और बाकी सपोर्ट और गाइडेंस तो होती ही है। साथ में करंट अफेयर की वीकली करंट अफेयर की क्लासेस है, ताकि आप करंट अफेयर के भी कांटेक्ट में बने रहें। इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस बैच में शामिल हो सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि क्या कमज़ोर अमेरिका जो है वो चाइना का मुकाबला कर पाएगा। अगर हम अमेरिका की कमज़ोरी को देखें तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि दोस्तों अमेरिका किसी टाइम पर अगर आप देखेंगे, अमेरिका अगर किसी टाइम पर आप देखेंगे तो दुनिया की एक सुपर पावर था, और वो सुपर पावर इस फॉर्म में भी था। सबसे पहले तो वो इकोनॉमिक सुपर पावर के दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका सबसे बड़ा दबदबा था, सबसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका की इकोनॉमी होती थी। दूसरा मिलिट्री सुपर पावर के बाद अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका का ज़बरदस्त दबदबा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेसी के मामले में एक समय ऐसा था कि दुनिया के अंदर जो भी देश मौजूद थे उन सभी देशों, मतलब दुनिया के सभी देशों के ऊपर अमेरिका का सीधा या किसी भी तरीके का एक हमेशा से दबदबा बना रहा, और वो हमेशा अमेरिका के सामने अमेरिका के दबाव में रहे। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखते हैं तो मिलिट्री जो स्टेशंस थे, मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका का, और साथ में वर्ल्ड जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर जो अमेरिका का दबदबा था, उस सब चीज़ों के बिहाफ पर हम यहाँ नोटिस करते थे या कहते थे कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। हर मामले में, मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में, अगर आप दुनिया की टॉप 500 कंपनीज़ देखते हो तो उसमें टॉप 500 कंपनीज़ में से अप्रॉक्सीमेट 150 से लेकर 200 कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिका की होती थी। सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ अमेरिका की थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स अमेरिका की, सबसे एडवांस सोसाइटी अमेरिका की, सबसे लिबरल सोसाइटी अमेरिका की। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका छाया रहता था, और दुनिया का कोई देश उसके आसपास भी नहीं फटकता था। इसीलिए अमेरिका का एक चार्म अलग था। लेकिन अगर आज के दिन इसका कंपैरिजन, अमेरिका का कंपैरिजन हम आज के चाइना से करें तो क्या अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर है?
तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। अमेरिका के ऊपर खुले तौर पर चाइना का डोमिनेंस आ चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज के दिन चाइना बन चुकी है। अमेरिका जहां 27 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के अंदर दबा हुआ है, चाइना के पास लगभग 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो अपने आप में दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। उसके साथ साथ चाइना ने खूब बड़े अमाउंट में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के जो फॉरेन मतलब जो क्या नाम है जो बॉन्ड्स हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो खरीद रखे हैं। यानी अमेरिकन इकोनॉमी की गर्दन जो है वो चाइना के हाथ में है। उसके साथ साथ अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में देखें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़, भले ही गूगल से लेकर और दूसरी कंपनी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दूसरी जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो अमेरिका की कंपनी आ रही हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की जगह अगर हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन या हार्डवेयर बिल्डअप की टेक्नोलॉजीज़ को देखो, तो आज के दिन हुआवे से लेकर ZTC से लेकर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां ऐसी हैं जो टॉप 500 कंपनीज़ में अमेरिका को टक्कर दे रही हैं और कम से कम दूसरे नंबर पर अमेरिका से, फर्स्ट नंबर पे भले ही अमेरिका हो जिसकी नंबर बहुत कम हो गया है, लेकिन सेकंड पे जो चाइना है वो बहुत मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खासकर कंपनी के मामले में भी देखें, टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, उसमें चाइना चांद पे अपने बंदे भेज चुका है, यानी बराबरी कर चुका है। मून के बाद मार्स मिशन जो है उसके अंदर भी चाइना को अपनी एक एज मिल चुकी है। इसी तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी देखें या साइबर टेक्नोलॉजी देखें, उन सब के अंदर चाइना जो है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है और खुलकर डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर भी चाइना अमेरिका को काउंटर कर रहा है। लेकिन तीसरी जगह अगर आप डिप्लोमेसी के मामले में देखेंगे, तो डिप्लोमेसी के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर दिखाई देती है। तो क्या आज के दिन डिप्लोमेसी के मामले में अमेरिका डोमिनेट कर रहा है? तो उसका आंसर है नहीं। दुनिया के मैक्सिमम जगहों पर देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया के मैक्सिमम डिस्प्यूट्स से अपने आप को अलग किया और वहां से भाग निकलने की कोशिश करी, वो हास्यास्पद है अमेरिका जैसे देश के लिए कि भैया तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, अगर तूने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये है कि तेरे हालात ख़राब हैं। क्योंकि अगर इजराइल फ़िलिस्तीन वाले मामले में अमेरिका जिस तरीके से दोनों को बैलेंस करके चल रहा था वो उसकी एक अचीवमेंट थी, लेकिन ट्रंप आया, कमज़ोर बंदा था, उसके पास इतनी कैलिबर नहीं था कि दोनों को साथ साथ लेके चले, दोनों को एक साथ लेके चले, तो इसलिए वो खुले तौर पर इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया। वहीं अफ़गानिस्तान के मामले में अगर आप देखोगे, ताकतवर था जब तक अमेरिका वहाँ पर खड़ा हुआ था, कमज़ोर हुआ और जिस तरीके से वहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है डिप्लोमेसी के मामले में वहाँ से कमज़ोर हो चुका है। श्रीलंका से लेकर, म्यांमार से लेकर, लाओस, कंबोडिया से लेकर, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देशों के अंदर जहाँ पर भी चारों तरफ आप देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी चारों तरफ जहाँ भी नज़र घुमा रहे हैं वहाँ पर चाइनीज़ प्रेजेंस है। यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो सरकमफेरेंस वाले देश हैं, और इंडोनेशिया से न्यू पापुआ गिनी से लेकर छोटे छोटे देश, उनको भी अमेरिका हैंडल नहीं कर पा रहा और चाइना वहाँ से अमेरिका को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है या वहाँ से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच कर देखिए, अफ्रीका में अमेरिकन डोमिनेंस ख़त्म कर रहा है, लैटिन अमेरिका में अमेरिकन डोमिनेंस ख़त्म हो रहा है, यूरोप के कई देशों में अमेरिकन डोमिनेंस ख़त्म हो रहा है, पैसिफिक ओशियन के अंदर अमेरिकन डोमिनेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान के मामले में अमेरिका को चाइना खुली चुनौती दे रहा है और यहाँ तक कि कह चुका है कि अगले 2 साल के अंदर खुले तौर पर ताइवान पे कब्जा करके दिखाएंगे और अगले 5 साल में, और यहाँ तक कि अगले 5 साल के अंदर अरुणाचल प्रदेश में कब्जे की जब बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि चाइना पूरे खुले तौर पर बुलिशनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी डिप्लोमेसी के मामले में भी चाइना को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है।
अमेरिका वहाँ पर भी कमज़ोर या फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया के अलग अलग इलाकों के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से जाने जाने वाला अमेरिका, यानी पूरी दुनिया के लगभग हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर अमेरिका की आर्मी प्रेजेंट होती थी और वहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके अमेरिका लगभग दुनिया के हर देश के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता था। लेकिन कारण यही है कि देखो, इकोनॉमिकली अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, आर्थिक तौर पर लगातार अमेरिका कमज़ोर होता जा रहा है और कमज़ोर अमेरिका जो है वो लगातार इतनी बड़े मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा नहीं उठा पा रहा, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए अमेरिका हर उस जगह से जहां से उसे थोड़ा सा भी लगता है कि हट जाना चाहिए, वहां से अपनी आर्मी के डिप्लॉयमेंट को कम कर रहा है या खुले तौर पर हटा रहा है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हुआ, चाहे वो सीरिया हुआ, चाहे उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन जगहों पर जहां जहां अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी और बहुत स्ट्रांगली मौजूद थी, अमेरिका हर उस जगह से अपनी अपनी फोर्सेस को निकाल रहा है। नतीजा क्या? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कम करने का नतीजा साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और महंगे खर्चों को नहीं झेल पा रहा, आर्मी के महंगे खर्चे को नहीं झेल पा रहा। भले ही मिलिट्री बजट ज़्यादा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर जिस तरीके से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है अमेरिका के द्वारा, उसका सीधा सीधा असर अमेरिका की कमज़ोर इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से मिलिट्री बजट को कम करने की कोशिश की जा रही है या अलग तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक हद तक अमेरिका की कमज़ोरी को दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस, आपने कोरोना मामले के अंदर जिस तरीके से चाइना ने WHO को हैंडल किया और जिस तरीके से चाइना WTO को हैंडल कर रहा है, इससे साफ नज़र आ रहा है। और उन दोनों जगहों से अमेरिका या तो पीछे हट रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जो अमेरिका की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, स्ट्रॉन्ग पकड़ होती थी, अमेरिका उस स्ट्रॉन्ग पकड़ से दूर हट चुका है और वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है चाइना। और चाइना के अंदर जिस तरीके का यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस तरीके का चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को घटाने की कोशिश की जा रही है, वो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि चाइना के सामने अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है। वही काम वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, भाई किसी टाइम पर अमेरिका ने दुनिया की इकोनॉमी पे कब्जा करने के लिए मार्शल प्लान लागू किया। आज के दिन चाइना उसी तरीके का प्लान BRI बना रहा है और दुनिया की इकोनॉमीज़ पे कब्जा करता जा रहा है। अलग अलग जगह पर अपने जो मतलब चाइनीज़ कॉलोनीज़ खोल रहा है खुले तौर पर, चाहे वो कोलंबो पोर्ट सिटी हुआ, चाहे वो ग्वादर पोर्ट सिटी हुआ और चाहे वो केन्या के अंदर या तंजानिया के अंदर खुलकर चाइना पोर्ट सिटीज़ में इन्वेस्ट करके वहाँ पर अपनी पोर्ट सिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर अमेरिका की पकड़ कमज़ोर करके अपनी पकड़ मजबूत करने का जो चाइना का प्लान है, अगर ये BRI ताकतवर सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा ये वर्ल्ड फाइनेंशियल। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग कहेंगे मिलिट्री। देखो बच्चों, मिलिट्री की साफ बात की है, मिलिट्री हमेशा इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, बड़ी से बड़ी और एडवांस मिलिट्री को आप अपने पास कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन एक लाइन के बाद अगर पैसा ख़त्म हो जाएगा तो सीधी बात यह है, मिलिट्री भी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी। और अगर मिलिट्री कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी, आर्मी जो है वो कमज़ोर होगी, आर्मी के पास इतने संसाधन नहीं होंगे, तो नतीजा क्या होगा? मतलब आर्मी को भले ही कंट्री के पास पैसा नहीं होगा तो आर्मी के जो बजट्स हैं उनको कम किया जाएगा और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, जिसका बुरा असर आर्मी के मोराल से लेकर स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और वो दिखाई भी दे रहा है कि आज के दिन अगर नेवल फोर्स की बात की जाए, भाई आर्मी के मामले में चाइना की सबसे बड़ी आर्मी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर नेवल फोर्स की देखी जाए तो आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ी बेड़ा जो है, जो नेवल फाइटर शिप्स का जो जहाज़ी बेड़ा है, वो चाइना के पास है, US के पास नहीं है। US का मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल सिस्टम से लेकर सब चीज़ें बहुत मजबूत हो सकती हैं, लेकिन खुले तौर पर अगर कहा जाए तो बाकी सारी चीज़ें चाइना की मजबूत हैं। और इसका सीधा असर ये होगा, इसका सीधे मायने ये हैं, अगर चाइना की मजबूत है तो इसके सीधे मायने ये हैं दोस्तों कि असलियत में मिलिट्री की फॉर्म में भी चाइना धीरे पकड़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप अमेरिका कमज़ोर हो रहा है।
लेकिन असलियत में किसी भी देश की कमज़ोरी वहाँ नज़र नहीं आती कि वो पैसे के मामले में या कुछ भी। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये अमेरिकन सोसाइटी जो है उसके अंदर वो सोच जो है वो गायब है, जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले होती थी। सोसाइटी जिस तरीके से एक लीडर के अंदर लीडरशिप वाली सोच होती है, ऐसे में सोसाइटी के अंदर भी लीडरशिप वाली एक सोच होती है, लीडरशिप अप्रोच होती है। ये याद रखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी एक लीडरशिप, मतलब किसी भी सोसाइटी में एक लीडरशिप अप्रोच होती है। आज से 25 साल पहले देखा जाए तो अमेरिका एक विजेता देश की तरह सोचता था, और वो जो आम आदमी की जो सोच होती थी, वो लीडरशिप अप्रोच होती थी, उसमें वो अपने साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके दुनिया के अंदर अपनी बात मनवाने या अपनी पोजीशन को मजबूती से रखने वाली सरकार को खुले तौर पर सपोर्ट करता था। उसका डेमोक्रेसी और फ्रीडम के ऊपर जिस तरीके से, अमेरिकन सोसाइटी का डेमोक्रेसी और फ्रीडम के ऊपर जिस तरीके से भरोसा था, और वो अपनी फ्रीडम के लिए जिस तरीके से कोल्ड वॉर को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, आज के दिन अमेरिका की वो जो यूनाइटेड सोसाइटी है, यूनाइटेड एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, आज के दिन वो मुझे डीमोरलाइज होती हुई नज़र आती हुई दिखाई देती है। और इस डीमोरलाइज सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर साफ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरीके से ट्रंप के समर्थकों ने बाइडन को राष्ट्रपति मानने से मना कर दिया, और मतलब कैपिटल हिल का इंसिडेंट हुआ, वो दुनिया की अमेरिका के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है कि पूरा का पूरा हजूम जाकर कैपिटल हिल के ऊपर कब्जा कर लेता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्लैक लाइफ मैटर वाला मामला चल रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर वाला मामला चल रहा है कि खुले तौर पर काले लोगों का जीवन भी, यानी ब्लैक वर्सेस वाइट का एक मामला है, यानी ब्लैक वर्सेस वाइट का एक मामला है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर आप देखते हैं ब्लैक लाइफ मैटर में ब्लैक वर्सेस वाइट का जो मामला है वो अमेरिकन सोसाइटी को कमज़ोर कर रहा है। तीसरी बात जिस तरीके से अमेरिकन्स जो हैं आज के दिन अपने एम्प्लॉयमेंट से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नारों, जिसके अंदर वो कहते थे कि अमेरिका के पैसों के ऊपर दुनिया अमीर होती चली गई, अब वो पैसा अमेरिका में आना चाहिए, यानी अमेरिका खुले तौर पर अपने आप को पीछे खींचने की बात कर रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अमेरिका के अंदर इंटरनली आ चुकी हैं कि इस बात का एक शक पैदा होने लग चुका है, और उसके सिम्टम्स उसकी फॉरेन पॉलिसी में थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गए हैं। उसके थोड़े सिम्टम्स उसकी फॉरेन पॉलिसी में खुलकर दिखाई देने लग गए हैं। तो अब चिंता यहाँ पर यह होनी शुरू हो चुकी है कि क्या चाइना के प्रकोप से इस दुनिया को अमेरिका बचा पाएगा। आंसर ये है दोस्तों कि असलियत में इतना समझ लीजिए, दुनिया में कोई किसी को नहीं बचाता। जब आग लगती है तो सबसे पहले हर कोई अपने आप को बचाता है, खुद को सेव करने के बाद वो सोचेगा कि थोड़ा बहुत किसी की मदद की जाए या ना की जाए। वही सिचुएशन यहाँ पर अमेरिका के साथ भी है। अगर कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, चाइना से कंपटीशन हो रहा है कुछ भी, तो सबसे पहले चाइना खुद को मजबूत करेगा, तभी वो दूसरों की मदद कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के साथ की उम्मीद लगाने वाले लोगों को इतना सोचना पड़ेगा कि जब तक आप गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर है। अमेरिका या कोई भी दुनिया का ताकतवर देश किसी दूसरे देश की मदद तब करेगा जब वो देश अपने खुद के लिए ताकतवर होगा, खुद की मदद कर सकता होगा, वरना वो उम्मीद ना करे। इसका मतलब ये है, यू कांट ट्रस्ट अमेरिका और एनी अदर सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड इन केस ऑफ योर ओन सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी के केस के अंदर आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश के ऊपर तब तक निर्भर नहीं रह सकते, जब अपने दुनिया के दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते। यू हैव टू इनिशिएट, यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वही सिचुएशन यहाँ पर है, चाहे इंडिया हुआ, चाहे जापान हुआ, चाहे ताइवान हुआ, चाहे कुछ भी, लड़ना उसे खुद पड़ेगा। उम्मीद अमेरिकन हेल्प की कर सकते हैं, और अमेरिका भी उस हेल्प को उस हद तक पहुँचाएगा जहाँ तक उसके खुद के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होंगे। तो इसलिए आप अगर अमेरिका से हेल्प की उम्मीद करते हैं तो पहले ये सोच लीजिए कि अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट क्या हैं। अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट समझने के बाद ही आप अमेरिका से उम्मीद कर पाएंगे कि वो आपकी मदद करेगा।
कैलकुलेट कर पाएंगे कि अमेरिका आपकी कितनी मदद करेगा। और रही बात अमेरिका के कमज़ोर होने की, तो देखो दोस्तों, हर किसी के में फेज़ आता है, लेकिन उस फेज़ में अगर सोसाइटी स्ट्रांग खड़ी है कंट्री के साथ, तो इसका खुला खुला मतलब ये है कि देश मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन सोसाइटी, समाज जो है वो डिमोरलाइज है, सरकार जो है वो डिमोरलाइज है, और सिस्टम जो है अपने सेचुरेशन पर पहुंच चुका है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस देश के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका भी इसी कैटेगरी में आता है। अब आगे वो कितना कामयाब होगा, क्या उसको सुधार पाएगा, क्या चाइना को काउंटर कर पाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में, कि क्या अमेरिका अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चल पाने में कैपेबल है या मामला ख़राब हो चुका है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।